नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। हमारी सेनाओं द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स को प्रिसीजन के साथ, सटीकता के साथ हिट किया। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, हमारी सेना ने घर में घुसकर मारा, भारत ने नहीं गंवाया कोई भी महत्वपूर्ण एसेट। कांग्रेस ने पूछा, 100 दिन बाद भी पहलगाम में हमला करने वाले आतंकी कहां हैं? देश ये जानना चाहता है कि वो 5 दहशतगर्द कैसे घुसे और उन दहशतगर्दों का भी मकसद था। पाकिस्तान से आए हुए वो दहशतगर्दों का क्या मकसद था? कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर उठाए सवाल। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया इस्लामाबाद के बचाव का आरोप। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन महादेव को बड़ी कामयाबी। सेना ने 3 आतंकियों को किया ढेर। मारे गए आतंकियों में पाकिस्तानी आतंकी मूसा सुलेमानी भी शामिल। टीसीएस में उगी 12,000 कर्मचारियों की छटनी। सीईओ के कृतिवासन ने मनी कंट्रोल से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, कंपनी को फ्यूचर रेडी करने के लिए लिया गया कड़ा फैसला। आईटी सेक्टर हुआ निराश। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में दबाव। सेंसेक्स निफ्टी लगातार तीसरे दिन गिरावट पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में बिकवाली। रियलिटी, मेटल, पीएससी शेयर्स में बिकवाली। बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन मामले पर सुप्रीम आदेश। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के प्रकाशन पर रोक लगाने से इनकार सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया। आधार और वोटर आईडी को नामांकन के लिए वैध दस्तावेज माना जाए। आवारा कुत्तों के काटने के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः लिया संज्ञान। मीडिया रिपोर्ट्स को चिंताजनक और परेशान करने वाला बताया। यूपी के बाराबंकी के ओसानवेश्वर महादेव मंदिर में भगदड़। 2 लोगों की मौत, 18 से ज्यादा जख्मी। बिजली का तार टूटकर गिरने से हुआ हादसा। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर महाबहस शुरू हो गई है। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत की है। राजनाथ सिंह ने पहलगाम में आतंकी हमला और उसके बाद भारत के जवाब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से अपने मकसदों को हासिल करने में सफल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद सीमा पार के आतंकियों और टेरर इंफ्रा को मिटाना था और इसमें भारत पूरी तरह से सफल रहा। राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और अगर आतंकियों ने कोई नापाक जुर्रत की तो फिर उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा। हमारी सेनाओं द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स को प्रिसीजन के साथ, सटीकता के साथ हिट किया। 100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, उनके प्रशिक्षक, उनके हैंडलर लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित थे। ये वही आतंकी संगठन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का, जिन्हें खुला समर्थन प्राप्त है अध्यक्षों को, जिसमें पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों से जुड़े 9 स्थानों को निशाना बनाया गया। तो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष हमेशा पूछता है कि भारत के कितने विमान गिरे और ऐसा कभी विपक्ष में रहते हुए हमने नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के हमले में किसी भी भारतीय एसेट का कोई नुकसान नहीं हुआ। भारत की सुरक्षा प्रणाली ने सभी पाकिस्तानी हमलों को नाकाम कर दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में किसी भी तरह के दबाव की बात बिल्कुल गलत है। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया
तो उसका उत्तर है हाँ। हाँ हाँ। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हाँ। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने मोर्चा संभाला। गौरव गोगोई ने पूछा कि हमले के तुरंत बाद आखिर प्रधानमंत्री पहलगाम क्यों नहीं गई। इतना ही नहीं, गौरव गोगोई ने यह भी कहा कि अगर ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है तो इसे रोका ही क्यों गया है। इसके अलावा राफेल के गिरने को लेकर भी गौरव गोगोई ने सवाल पूछा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहलगाम में आतंकी कैसे घुसे और अब तक उनका कुछ पता क्यों नहीं है। पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, और अचानक 10 मई के दिन पे हमारे राष्ट्रदूत कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे, और शाम के 10 मई को सूचना आती है कि पाकिस्तान के साथ अब युद्ध पर हम परिणाम दे रहे हैं, सीज फायर हो गया। क्यों हुआ? हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका? आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके? किसके सामने आपने सरेंडर किया? तो आज आवाज अड्डा में हम आज इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर, संसद में जवाब भरपूर, शाम 7:57 पर जरूर देखिए। चलिए अगली खबर जम्मू कश्मीर से, जहां श्रीनगर के लिडवास में सेना को बड़ी सफलता मिली है। सेना ने ऑपरेशन महादेव के तहत 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों के पहलगाम हमले में भी शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक ढेर किए आतंकवादियों में लश्कर का एक बड़ा कमांडर मूसा भी शामिल था। हालांकि सेना ने इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं की है। यह ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा है। सेना को शक है कि लिडवास में अभी और भी आतंकी छिपे हो सकते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बयान पर जबरदस्त सियासी घमासान छिड़ गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर चिदंबरम ने कहा कि अब तक यह साबित नहीं हुआ कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे। जैसे ही चिदंबरम का यह विवादित बयान आया, बीजेपी ने उन पर हमले शुरू कर दिए। देश के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने पहलगाम हमले पर ऐसा बयान दिया कि अब उस बयान पर सियासी ज्वार भाटा आ गया है। उन्होंने कहा कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे। The second one is they are unwilling to disclose what the NIA has done all these weeks. Have they identified the terrorists, where they came from? I mean, for all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? There's no evidence of that. से आज हमारे 26 लोगों का सिंदूर का बदला न केवल पाकिस्तान के उन 9 आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है, बल्कि आज भी जारी है। अब साफ मैसेज है, तो उनको तो देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। पहले कहा था कि भाई पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे तो सीमा हमारी सुरक्षित कैसे, और आकर के करके चले गए। तो फिर आप बताइए, सवाल तो आपसे ही पूछेंगे, क्या एयर लिफ्ट कर लिया उनको, या वो एयर ड्रॉप किए गए थे, कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए, पता तो चले भाई।
पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, वो भी तब जब पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के विषय पर चर्चा होने वाली। इसके पीछे एक ही मकसद है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को क्लीन चिट मिले। जब पहलगाम की धरती खून से लाल हो चुकी हो, तब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का ऐसा बयान आना, क्या ये सिर्फ शब्दों की चूक है या सोच की परछाई? अब बात करेंगे शेयर बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में काफी प्रेशर दिखाई दिया। बाजार लगातार तीसरे दिन गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 572 पॉइंट गिरा तो वहीं निफ्टी 156 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। मार्केट की पूरी डिटेल्स बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करी जाए तो देखिए जो ट्रेंड था वो हमें डाउन साइड में ही देखने को मिला। काफ़ी सारे यहाँ पे जो फैक्टर्स थे वो प्ले आउट होते हुए दिखाई दिए। जो मेजर फैक्टर है वो था अर्निंग सीजन। काफ़ी सारे वीकेंड के दौरान काफ़ी सारे कंपनीज के नंबर्स आए थे, काफ़ी सारे बिग बॉयज़ के नंबर्स आए थे, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें मार्केट के अंदर देखने को मिला। और स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन भी आज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर साइड पर रहा है। देखिए जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि निफ्टी में कितनी बड़ी गिरावट है। बैंक निफ्टी भी आज कोटक महिंद्रा बैंक के चलते एक ड्रैग डाउन ट्रेजेक्ट्री में जाता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट सेंसेक्स और मिड कैप भी आज कमजोरी के साथ बंद हुए हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करी जाए तो श्रीराम फाइनेंस में अच्छे गेन्स देखने को मिले हैं। फाइनेंशियल सर्विस हालांकि हमें थोड़ा सा पॉजिटिव नोट में दिखाई दिया था। सिप्ला यहाँ पे करीब 3% की तेजी है। हीरो मोटोकॉर्प करीबन 0.25% का इजाफा, और हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करी जाए तो यहाँ पे भी करीबन 1% की तेजी हमें देखने को मिली है। लेकिन लूजिंग स्ट्रीक में देखिए आईटी जो काफी टाइम से हमें इस टाइम पे गिरावट देखने को मिल रही है, आज भी विप्रो में करीबन 0.4% की गिरावट थी। कोटक महिंद्रा बैंक जैसे कि मैंने मेंशन किया नंबर्स आए और स्ट्रीट का ये रिएक्शन हमें देखने को मिला। बजाज फाइनेंस में करीबन 4% की कमजोरी और इंडसइंड बैंक में भी करीब हमें 4% का डाउन साइड देखने को मिला। अब बात करते हैं मिड कैप का एक्शन किस तरीके का रहा है। देखिए एम्फेसिस, हालांकि जो मिड कैप आईटी है वहां पे एक एक्शन आज के सत्र में देखा गया है। एम्फेसिस देख लीजिए या फिर कोफोर्स देख लीजिए, दोनों ने ही अच्छा खासा इजाफा दिखाया है। पेटीएम की बात करी जाए तो 2.5% के गेन्स यहाँ पे भी देखने को मिले हैं, और आईजीएल भी करीब 2% की तेजी के साथ आज के सत्र में बंद हुआ है। लूजिंग स्ट्रिक की बात कर लेते हैं। देखिए रियलिटी पैक में आज काफी बड़ा डेंट लगा था, क्योंकि जो लोधा है उसके नंबर्स आए थे और नंबर्स काफी ज्यादा बेकार थे, स्ट्रीट को पसंद नहीं आए। गोदरेज प्रॉपर्टीज, यहाँ पे एमआरपीएल, सुजलॉन एनर्जी भी आज भारी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनी टीसीएस के कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कंपनी ने मिड और सीनियर लेवल पर 12,000 से ज्यादा कर्मचारियों की छटनी का फैसला लिया है। ये टीसीएस की कुल वर्कफोर्स का करीब 2% है। मनी कंट्रोल से एक्सक्लूसिव बातचीत में कंपनी के सीईओ ने कहा कि कंपनी को मजबूत बनाने के लिए ये सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं। काम करने के तरीके बदल रहे हैं, एआई पर बड़ा फोकस है। तो क्या भारत से लेकर ग्लोबल आईटी कंपनियों में छटनी का दौर फिर से शुरू हो गया है? इस पर खास रिसर्च लेकर जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी यतिन मोता। तो यतिन बताएं, क्या आईटी सेक्टर की नौकरियों पर खतरा मंडराने लगा है? देखिए दीपाली, अगर हम टीसीएस की बात करें तो क्लियरली जो मैनेजमेंट ने मनी कंट्रोल के साथ बात की और जानकारी दी कि करीब 2% वर्कफोर्स मिड और सीनियर लेवल पे आपको रिकैलिब्रेट होते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसका मतलब सीधी तरीके से टीसीएस ने ये बता दिया कि लगभग 12,000 नौकरियां जो हैं वो रिकैलिब्रेट की जाएंगी और लोगों को निकाला जाएगा। और इस बार एंट्री लेवल की बात नहीं कर रहे, वो मिड और हायर लेवल्स की बात कर रहे हैं, जहां शायद कंपनी के कॉस्ट भी कंट्रोल होते हुए नजर पड़े। ऑब्वियसली अगर हम ये 12,000 एम्प्लॉयज़ की बात करें तो ये मिड सीनियर लेवल पे होगा। और अगर हम बात करें तो ये कठिन फैसला है टीसीएस के हिसाब से। ये डिफ़िकल्ट है क्योंकि जो हिसाब से चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जहाँ ज़्यादा वर्क एफिशिएंसी मिल रही है। इनफैक्ट पहले के मुकाबले लगभग 20% एफिशिएंटली काम हो रहा है, जिसके कारण ये निर्णय जो है मैनेजमेंट ने लिया हुआ है। और एआई से प्रोडक्टिविटी फ्यूचर के लिए भी जो है बढ़ती हुई नज़र पड़ रही है, जिसके कारण ये डेवलपमेंट करना पड़ रहा है। और ये टीसीएस नहीं, अक्रॉस द ग्लोब अगर आप देखें तो टीसीएस, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, मेटा, इन सभी बड़ी आईटी कंपनियों ने और आईटी रिलेटेड कंपनियों ने जॉब लॉसेस की बात की है, जिसके कारण आप स्क्रीन पे देखेंगे कि लगभग ग्लोबली 1 लाख से ज़्यादा आईटी की नौकरियां अब खतरे में दिखाई पड़ रही हैं। इनफैक्ट बीते 2 सालों में टीसीएस ने छटनी की है लगभग 2200 लोगों के आसपास की। और विप्रो और इन्फोसिस की बात करें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो एट्रिशन है वो बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है। और ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या एक बड़ा रिस्क है, हमको नहीं पता आगे जाके क्या होगा, लेकिन हाँ ज़्यादा तेज, ज़्यादा प्रभावी और कॉस्ट एफिशिएंसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रेफर किया जा रहा है। ना ही आईटी कंपनीज में, लेकिन जो आईटी सर्विसेज लेने वाली कंपनी है ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कहीं ना कहीं अपनी जो है एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, मैन पावर कम कर रहे हैं,
रीस्किलिंग और स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आप इसमें अपस्किल नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं छटनी के शिकार होने वाले हैं। और आगे अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री, शिक्षा क्षेत्र और मैन्युफैक्चरिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे जाके एक बड़ा रोल प्ले करेगा, जिसके कारण अब आपको जॉब स्केलिंग में भी डिफिकल्टी दिखाई पड़ रही है। शुक्रिया यतिन इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं इस पर 5F वर्ल्ड GTT डेटा और हनीवेल ऑटोमेशन के चेयरमैन डॉक्टर गणेश नटराजन ने कहा कि AI की दिन ब दिन होती प्रोग्रेस से लोगों को अपनी स्किल पर और भी ज्यादा काम करना होगा। अगर आप सभी इंडस्ट्री को देखें तो लेबर रीओरिएंटेशन जो हो रहा है, मतलब कि जैसे आप AI का प्रोग्रेस ही देखिए, पहले तो था बिजनेस इंटेलिजेंस जिसमें कोई खतरा नहीं था, उसके बाद जनरेटिव AI जहां आप चैट GPT यूज करते थे या परप्लेक्सिटी यूज करते थे, पर अभी जो एजेंटिक AI का जमाना है, मतलब ये ऑटोनोमस, काफी हद तक एजेंटिक AI में और 80% ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी के जरिए काम हो सकता है। तो उस स्थिति में ये तो जरूरी है कि हर एक मैनेजमेंट को सोचनी पड़ेगी कि फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहेगा। सबसे ज्यादा रिस्क अगर आईटी में देखें तो जो ट्रेडिशनल जो जॉब्स हैं, मतलब कि जो कोडिंग का या फिर टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब का जरूर रिस्क है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के जरिए आप 90% कर सकेंगे। मगर जो डिजाइन है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं, मतलब AI के साथ कैसे काम किया जाए, आईटी जो डेटा स्ट्रक्चर्स और डेटा आर्किटेक्ट्स जो हैं, उनको कोई रिस्क नहीं है। तो यही हमको सोचने चलना पड़ेगा कि आगे अगर कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा है तो सिर्फ नॉर्मल कंप्यूटर साइंस नहीं, मगर किस तरह से डेटा ऑटोमेशन, कंप्यूटर साइंस पढ़े, तो यही सोचना पड़ेगा। वही मैं बोल रहा हूँ कि एक नया लेंस से सब कुछ देखना पड़ेगा। तो क्या TCS की छटनी IT सेक्टर और जॉब मार्केट की बदलती तस्वीर की तरफ इशारा कर रही है? जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन मामले पर बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के प्रकाशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ा आदेश दिया है? इलेक्शन कमीशन बिहार में वोटर्स का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहा है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में की याचिका दायर की गई थी। पिछली बार जब इसकी सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे इलेक्शन कमीशन को कि आप वोटर ID कार्ड और आधार दोनों को ही इसमें कंसीडर करें। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इन दोनों दस्तावेजों को नहीं ले रहे हैं, इससे बहुत सारे लोग इस लिस्ट से बाहर किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इनको कंसीडर कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप राशन कार्ड को भी कंसीडर नहीं कर रहे, तो जिसमें इलेक्शन कमीशन के वकील का जवाब था कि वो राशन कार्ड काफी मात्रा में फर्जी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जिन 12 दस्तावेजों की बात कर रहे हैं वो भी फर्जी हो सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसकी नकल ना की जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप आधार और वोटर ID कार्ड को इसके अंदर लिस्ट के अंदर सम्मिलित कीजिए। लेकिन अभी फिलहाल इस मामले की सुनवाई आज पूरी नहीं हो सकी है, तो सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जो आपकी पॉलिसी है वो मास इंक्लूजन की होनी चाहिए, ना कि मास एक्सक्लूजन की होनी चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। जी असीम, आप हमारे साथ बने रहें, अगली खबर के लिए भी आपके पास लौटेंगे। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने आज जस्टिस यशवंत वर्मा मामले पर भी सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कैश कांड के आरोपी जस्टिस यशवंत वर्मा से पूछा कि वो जांच कमेटी के सामने क्यों पेश हुए थे, क्या उन्होंने पहले वहां से फैसला अपने हक में लाने की कोशिश की। ज्यादा डिटेल्स अब ले लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूरा अपडेट क्या है? दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर कैश मिला था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी और इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संसद से उसको हटाने की सिफारिश की थी। इसको लेकर के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि इसमें संविधान की जो प्रोसेस है उसका पालन नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज जब उनकी याचिका पर सुनवाई की तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कई सारे सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इंक्वायरी कमेटी के सामने क्यों उपस्थित हुए थे, आपके पास पूरी जानकारी थी, आप एक कॉन्स्टिट्यूशन पद के ऊपर थे, तो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन थी, आप इसके सामने उपस्थित होने से इनकार भी कर सकते थे। हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आपने पूरे दस्तावेज हमें उपलब्ध नहीं कराए, आप पहले सारे दस्तावेज हमको उपलब्ध कराइए, उसके बाद हम इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई 30 जुलाई को करेगा। चलिए, शुक्रिया असीम, जो आपने सुप्रीम कोर्ट से आई दोनों खबरों पर विस्तार से जानकारी दी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।
Ongia Steel presents Majboot Stocks of the